Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology Lecture Series for Class 11. हम चैप्टर 2 मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें हम ये जान रहे हैं कि हम साइकोलॉजी के अंदर लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए क्या-क्या मेथड्स अपनाते हैं। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि हम साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के लिए हमारे क्या-क्या मकसद होते हैं और हम किस प्रकार से एक साइकोलॉजिकल रिसर्च करते हैं। इसके पार्ट 2 में हम ऐसे ही एक साइकोलॉजिकल रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे। ऑब्जर्वेशन से हमें ये समझ में आता है कि हम किसी चीज को ध्यान से देख रहे हैं, उसे समझ रहे हैं। ऑब्जर्वेशन जो है वो एक साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का बहुत इम्पोर्टेंट मेथड होता है। ये लोगों के व्यवहार समझाने में बहुत मदद करता है। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो होता है वो नॉर्मल इंसान के ऑब्जर्वेशन से काफी अलग होता है, क्योंकि उनमें कुछ चीजें होती हैं जो हम नॉर्मली ऑब्जर्व करने के दौरान नहीं देखते हैं। पहला होता है सिलेक्शन, यानी कि जब साइकोलॉजिस्ट कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो वो हर चीज नहीं ऑब्जर्व करते हैं। वो कुछ पर्टिकुलर व्यवहारों को ऑब्जर्व करते हैं जिनको उन्हें महसूस करना होता है या पढ़ना होता है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। ऑब्जर्वेशन के दौरान एक रिसर्चर उन व्यवहारों को देखता है, ऑब्जर्व करता है और उसको रिकॉर्ड करता है, कई तरीकों से टैली करके या नोट्स बना के या उसको ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके कई तरीकों से वो डेटा को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट है एनालिसिस, यानी कि जो भी डेटा वो रिकॉर्ड करता है उसके बाद उसको एनालाइज करता है ताकि उसको समझ में आ सके कि उस डेटा का क्या मतलब है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कितने प्रकार के ऑब्जर्वेशंस एक रिसर्चर अपनाता है रिसर्च करने के लिए। पहला है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। जब भी कोई ऑब्जर्वेशन नेचुरल सेटिंग या वातावरण में होती है तो उसे हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं, यानी कि जिस परिस्थिति में वो इंसान प्राकृतिक रूप से है उसी तरह से उसको ऑब्जर्व किया जाता है। इस केस में ऑब्जर्वर जो होता है वो किसी भी तरह से इंसान के व्यवहारों को ना ही कंट्रोल करता है, ना ही मैनिपुलेट करता है। वो बस उसको उसके प्राकृतिक वातावरण में ऑब्जर्व करता है, उसको देखता है। अक्सर कर ये ऑब्जर्वेशन हॉस्पिटल्स में, घरों में और स्कूल्स में करने को महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। जब भी कोई रिसर्चर ऑब्जर्व करने के दौरान व्यवहारों को कंट्रोल करता है ताकि वो एक पर्टिकुलर व्यवहार को ऑब्जर्व कर पाए, तो हम उसको कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इस ऑब्जर्वेशन को ज्यादातर लेबोरेटरी में किया जाता है। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का अभी हम एक एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। थर्ड है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट से आप समझ रहे होंगे कि जब एक रिसर्चर स्टडी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो जिन लोगों का ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है उनके बीच ना जाके वो कहीं दूर से ऑब्जर्व कर रहा होता है, बिना लोगों को बताए कि उनका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। ये कभी वीडियो कैमरा इंस्टॉल करके भी किया जा सकता है या तो ऑब्जर्वर सीक्रेटली कहीं से देख रहा होता है तो उसको भी हम नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहेंगे। इस पार्ट ऑब्जर्वेशन में एक खतरा ये होता है कि जब आपको कोई बैठ के ऑब्जर्व कर रहा होता है तो ऐसा हो सकता है कि पार्टिसिपेंट्स का व्यवहार बदल जाए, यानी कि वो ऐसा ही व्यवहार करें जो वो दिखाना चाहते हैं। लास्ट होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो रिसर्चर होता है वो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके बीच में जाके उनके साथ रह के ऑब्जर्व करता है। इसमें जो रिसर्चर होता है वो रैपो फॉर्म करता है, यानी कि वो लोगों के साथ बातचीत करता है, उनके साथ कंफर्टेबल होता है और वो ये देखता है कि पार्टिसिपेंट उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो धीरे धीरे उस समूह का सदस्य बनता है और उसके बाद वो उसको ऑब्जर्व करता है। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का एक एग्जाम्पल है जहाँ पे दो रिसर्चर्स ने एक स्टडी कंडक्ट की थी। विव लटाने और जॉन डार्ली नाम के साइकोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च किया था 1970 में। इन्होंने कुछ कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अपनी रिसर्च स्टडी में
पार्टिसिपेट करने के लिए लैब में बुलाया था। उन पार्टिसिपेंट्स को ये बोला गया था कि एक टॉपिक पे आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। हर स्टूडेंट को वेटिंग रूम में एक प्रिलिमिनरी क्वेश्चन आयर यानी कि पहले एक क्वेश्चन आयर दे दिया गया था जिसमें उन्हें क्वेश्चंस का आंसर देना था। वो बच्चों को उस रूम में वेट कराया गया था और वो क्वेश्चन आयर सॉल्व करने को बोला गया था। कुछ बच्चों के साथ रूम में 2 लोग पहले से ही मौजूद थे और कुछ बच्चे उस रूम में अकेले बैठे थे। कुछ देर बाद जैसे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करने लगे, कमरे के अंदर धुआं भर गया। वॉल वेंट से धुआं आने लगा और उस धुएं को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। 4 मिनट के अंदर अंदर रूम में इतना धुआं भर गया कि बच्चे ना देख पा रहे थे, ना सांस ले पा रहे थे। रिसर्चर को इस चीज में इंटरेस्ट था, ये जानना चाहते थे कि बच्चे कितना जल्दी रूम छोड़कर उस स्मोक को यानी उस धुएं को बताते हैं या इमरजेंसी रिपोर्ट करते हैं। 75% जो स्टूडेंट थे जो अकेले रूम में थे उन्होंने रिपोर्ट किया था यानी कि जो बच्चे अकेले थे उनमें से 75% बच्चों ने रिपोर्ट किया था। ये देखा गया था जब 3 लोगों का ग्रुप था तो केवल 38% बच्चों ने रिपोर्ट किया था। जब बच्चे 2 और लोगों के साथ रूम में बैठे थे और रिसर्चर ने उन 2 लोगों को पहले से बोला था कि आपको कुछ भी नहीं करना है, तो ये देखा गया था कि उनमें से केवल 10% बच्चों ने ही उस स्मोक को रिपोर्ट किया था। नेक्स्ट है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये रिसर्चर को लोगों के व्यवहार देखने का मौका देता है उनके प्राकृतिक वातावरण में यानी नेचुरलिस्टिक सिचुएशन में। इसके जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो ये होते हैं कि इसमें काफी मेहनत लगती है, लेबर इंटेंसिव होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है और कभी-कभी ऑब्जर्वर के बायस की वजह से हमारी रिजल्ट बदल सकते हैं या कंटामिनेट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑब्जर्वर के दिमाग में कोई चीज बैठी हो, तो हो सकता है कि वो उस डेटा का उसी हिसाब से एनालिसिस करे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।